Okay, we are live. ग्रेट। तो शुरू करें। Yes. ओके, ग्रेट। तो सभी साथियों को जय भीम, सतरंगी सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। और आज की ऑनलाइन युवा संवाद में सभी का स्वागत है। जैसे कि अगस्त के महीने में हम लोग आज़ादी की राह पर इस विषय पर एक श्रृंखला, अलग अलग ऑनलाइन सेमिनार्स की एक श्रृंखला चला रहे हैं। आज इस श्रृंखला का तीसरा हिस्सा है और आज हम लोग रिश्तों की आज़ादी पर अलग अलग साथियों से सुनेंगे। और हमें लग रहा था कि रिश्तों पे और प्यार पर बातचीत करना बहुत आज की दौर में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की दौर में इतना नफ़रत हर तरफ फैला हुआ है और इतना हिंसा हर तरफ फैला हुआ है कि प्यार के बारे में बात करना बहुत और भी ज़रूरी बन जाता है, अपने आप को याद दिलाने के लिए भी, क्योंकि हमारे हर संघर्ष में प्यार के रिश्ते और प्यार की भावना जुड़ी हुई है। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि किसी भी तरह का नफ़रत की राजनीति को हराने के लिए हमें और एकजुटता बनाने के लिए हमें प्यार की बातें, हमारे लिए प्यार की बातें बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगियों में, हमारे रिश्तों में और हमारे आंदोलन में भी। तो हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम जस्ट हैंड ओवर करना चाहेंगे ज्योत्सना को, जो आज का सत्र का संचालन करेगी। ज्योत्सना एक अभिनेता है, वो एक आर्टिस्ट है, वो क्वियर कार्यकर्ता है और लेखक है। और वो बहुत तरह तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन आर्ट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। और उसके कुछ नाम हम आपके सामने रखेंगे। एक है सीवे और प्रोजेक्ट एंटी कास्ट लव, दलित फेमिनिज्म आर्काइव, पर्पल लाइब्रेरी। तो इस तरीके से बहुत सारे कला के परियोजनाओं उसका निर्माण उन्होंने किया है बाकी साथियों के साथ। और ज्योत्सना का मास्टर्स है डेवलपमेंट स्टडीज़ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन से उनका सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी एक डिग्री है। तो इसी से हम चाहेंगे कि ज्योत्सना इस कार्यक्रम का शुरुआत करे और वो टेक ओवर करे। थैंक यू। धन्यवाद तन्मय और मीरा और NAPM जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए आज यहाँ पर बुलाया। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं अपने बाकी साथियों को बुलाऊं और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक बात जो तन्मय ने कही, आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से प्यार के ऊपर और हमारे रिश्तों की जो रिश्तों में आजादी और रिश्तों की आजादी, इन दोनों को किस तरीके से सामने रखते हुए हमारे आंदोलन और हमारे जीवन और हमारे काम में इन चीजों को किस तरीके से ला सकते हैं। इनके बहुत सारे पहलू हैं, पर मेरे लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है जाति और धर्म का। क्योंकि मुझे लगता है ये दो ऐसी बातें हैं जो हर एक रिश्ते में आती हैं, चाहे वो स्ट्रेट रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो क्वियर या नॉन नॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स हो। हर जिस भी तरह के रिश्तों की हम बात करते हैं उसमें जाति और धर्म का एक जो मुद्दा है वो हमेशा बार बार सामने आता है, और उसी से जुड़ा हुआ है लैंगिकता और बाकी जो सारे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं
ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो पहले स्पीकर हैं महक, जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, बट वो उत्तर प्रदेश से हैं और उनका एक वीडियो है, अगर हम वो दिखा सकें तो उससे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। एक मिनट। जब तक हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, मैं महक के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। Mehak is a young activist and daily wage worker. She married her Muslim live-in partner after 3 years of living with them. She's playing a key role in organizing young girls against early forced marriage and also runs a non-formal learning center for young children. तो महक एक यंग कार्यकर्ता हैं और मजदूर भी हैं और उन्होंने 3 साल के रिश्ते के बाद अपने एक जो उनके जो साथी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके साथ शादी की और वो अपने समाज में और समुदाय में जो यंग लड़कियाँ हैं, उनके साथ काम करती हैं और एक लर्निंग सेंटर भी वहाँ पे चलाती हैं बच्चों के लिए। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम महक है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हमारे रिलेशनशिप को करीबन 4 साल हो गए हैं। 2018 में हम लोग की मुलाकात हुई थी और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता नहीं चला। और जब प्यार में बदली फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हम लोग को ये रिश्ता आगे तक चलाना है, यहाँ तक शादी तक करनी है। फिर उसके बाद मेरे पापा तो थे नहीं उस समय, उसमें सिर्फ मेरी मम्मी थी। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया तो मम्मी इस बात को लेके राज़ी थी क्योंकि वो दहेज नहीं दे सकती थी और लव मैरिज होगी वहाँ तो दहेज चलता ही नहीं है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने मौसी तक खबर की तो मौसी ने मना कर दिया कि वो मुस्लिम है, हम देंगे दहेज, हम देंगे। यहाँ तक उनकी नज़रों में एक रिश्ता भी था। जब उन्होंने रिश्ता दिखाया तो वो 35 साल का था और मैं यहाँ तक 18 साल की हुई नहीं थी, मतलब 1 महीना कम था। फिर भी 18 साल की लड़की और 35 साल का लड़का बड़ा अजीब लग रहा था। और उसका कोई एक मॉल था, वहाँ उसका खुद का था, मुझे याद नहीं कौन सा मॉल था, वहाँ पर था, वो मैनेजर था। फिर मैंने मना कर दिया, मैं खूब लड़ी तो मौसी ने खूब गलत वर्ड बोले, हाँ तुम उसी के साथ शादी करोगी, वही तो पसंद आ गया, ये वो। फ़िलहाल मैंने उसको माइंड नहीं किया। फिर मैंने आगे फिर डिसीज़न रखा मम्मी के सामने, तो मम्मी ने कहा ठीक है जहाँ करना चाहती है कर लेने दीजिए, बाकी उसकी किस्मत, बाकी वो आगे जाने क्या होगा। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े और आगे सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद हम इतना डर गए थे, इतना खौफ आया था कि आगे होगा क्या। शादी तो कर लेंगे हम दोनों कैसे भी ना कैसे करके। फिर हम लोग ने खैर शादी कर ली 2020 में अपने फ्रेंड के थ्रू, सबके थ्रू, मतलब मेरी शादी हो गई। और फिर उनके घर वालों ने वहाँ से मना कर दिया कि तुम यहाँ मत आना, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे मेरे बेटियों की शादी नहीं होगी और खास समाज क्या कहेगा, वो हिंदू है। और फिर तुम ये मतलब बहुत से धर्म आए और धर्म की बातें हुई। फिर उसके बाद हम लोग ने भी डिसाइड कर लिया चलो ठीक है, एक ना एक दिन तो वहीं जाना है। फिर जब तक कि बहनों की शादी हो रही तब तक कि क्यों ना हम थोड़ा अलग रहें। फिर हम लोग ने एक रूम लिया, रूम पर रहने लगे, रूम पर रहने लगे। और फिर रूम पर जब रहने लगे तो मोहल्ले वाले फिर जब आना जाना हुआ, बाहर निकलना हुआ, तो वो पूछने लगे तुम किस कष्ट, मतलब तुमने शादी की है तो किस धर्म से की है, तुम ना सिंदूर लगाती हो, मतलब बहुत सी चीज़ें आ गई। फिर मौसी लोग का भी आना जाना हो गया, वो देखने लगी कि क्या करते हैं कैसे है। फिर उसके बाद जब रहने लगे उनके साथ, वो भी आने लगी, उनका भी प्रेशर हो गया कि तुम ये भी लगाया करो, वो भी लगाया करो, सब कुछ किया करो। तो मेरे हिसाब से जो था कि ये सब तो है ही नहीं हम लोग के साथ, हम सब तो सामाजिक बातें, तो दुनियावी बातें। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत पहन ओढ़ लेती थी। फिर भी लोगों का ये था कि वो किस कास्ट के, मतलब होता नहीं है कि जहाँ आप रहते हैं तो पूरी आपकी इंक्वायरी की जाती है, आप कहाँ से हैं क्या हैं।
फिर तेज़ी से बढ़ने, वो लव जिहाद जो था बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सुनने लगे जगह जगह पे कि जो इंटर रिलीजन जो कपल्स हैं उनको पुलिस पकड़ रही है, और पुलिस पकड़ के औरतों को मतलब लड़कियों को अलग मार पीट रही है और लड़के को अलग, और यहाँ तक कि सोचना था कि तलाक भी वो लोग करवा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का खौफ इतना दिमाग में भरा हुआ था कि हम डरते थे कि किसी को बताने से कि हम क्या हैं और वो क्या है। हम लोग ने कैसे शादी की, क्या क्या सहा, और साथ ही साथ मेरे 2 भाई भी मेरे साथ रहने लगे, मौसियों ने उनको भी निकाल दिया। इसलिए क्योंकि हम थोड़ा-सा वो भी सही से रखने लगे थे, क्योंकि खैर 14 घंटे की जब कोई जॉब करता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ओवर कमा रहा है, ओवर सैलरी है उसकी, तो वो हमें सबसे ज़्यादा देने लगे ताकि हम अपने घर को थोड़ा सही से चलाएं, हम सही से रहें, हमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो कि समाज के दौरान या किसी को लेके। तो उन्होंने भाइयों को भी निकाल दिया। फिर अब भाई भी मेरे साथ रहने लगे। अब उनका भी कि मतलब हम ऐसे हैं और मेरे भाई का नाम ऐसा है, अगर हम कहीं रहते हैं मुस्लिम भी बन के या फिर किसी चीज़ को बन के रहते, उनकी आइडेंटिटी से रहते, तो मेरे भाइयों का मसला फंस रहा था। तो बहुत सी चीज़ों को फेस कर कर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अब भी मुसीबतों ने मेरा दामन नहीं छोड़ा है। आज भी वही संघर्ष है और आज भी सब कुछ चल रहा है। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि इस प्यार के आगे ताकत हारेगी और प्यार की ताकत जीतेगी। महक ने जो अभी अभी अपने वीडियो में कहा, वो उसमें इतनी सारी बातें हैं। और कुछ एक बात जो मेरी पांखुड़ी से भी हुई थी कि जब हम अंतर जातीय या अंतर धर्म विवाह में जब हम या रिश्तों में जब हम रहते हैं, तो 2 तरह की बातें आती हैं। एक एक तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उन रिश्तों में भी जो शायद आपने चुने हैं, उसमें भी आप वैसे ही रहें और वैसे ही बर्ताव करें जैसे कि समाज आपसे उम्मीद करता है। और दूसरा, एक अंतर जाति और अंतर धर्म में रिश्तों या शादी में करने के लिए उसकी एक अपने मुसीबतें, चैलेंजेस, वो सब कुछ है। लेकिन उन रिश्तों में भी किस तरीके से धर्म और जाति के जो पहलू हैं वो इतने मुश्किल और इतने कड़े हो जाते हैं कि उनके साथ डील कर पाना एक अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। तो मैं यहाँ पर पांखुड़ी को इनवाइट करना चाहूंगी। पांखुड़ी एक नीव संस्था है जिसकी वो संस्थापक हैं, और वो महिला और बाल अधिकार जैसे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करती हैं इंदौर में। और पांखुड़ी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी जैसे पहले भी जो बात हो रही थी कि चाहे वो अंतर जातीय या अंतर धर्म के रिश्ते हों, उसमें किस तरीके से एक पितृसत्ता और एक जूझने की जो एक हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस पे आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप लोगों ने मुझे बुलाया, और इस मुद्दे पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, मुझे ये महसूस होता है। और बीइंग अ फेमिनिस्ट, मुझे ये हमेशा महसूस होता है कि एक राजनीतिक प्रश्न भी है। जिस तरह से लव जिहाद का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, वो पूरी तरह से एक राजनीतिक मामला में लेके चलती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से उसको बार-बार एड्रेस किया जा रहा है, उससे मुझे खासी नाराज़गी बोलिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसको एड्रेस करने के लिए हमें पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पितृसत्तात्मक जो पूरा जो चीज़ें हैं, उन्हें लेते हुए इसके बारे में बात करना मुझे लगता है बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि एक हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो उसे धर्म स्वीकार करना पड़ता है, इस्लाम स्वीकार करना पड़ता है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या हिंदू लड़की जब हिंदू ही परिवार में जाती है, उसे वो सारे रिचुअल्स नहीं करना पड़ते हैं? उसे भी करना पड़ते हैं, और उसे इसलिए करना पड़ते हैं क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो पूरा पितृसत्तात्मक ढांचा है। और इस पितृसत्तात्मक ढांचे में महिलाएँ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से
किसी तरह की रिचुअल्स को फॉलो अगर करना चाहें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बहुत ही मामूली सी चीज़ है, और मामूली है, लेकिन ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि क्यों हम इसको पितृसत्तात्मक ढांचे का प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पूरा राजनीतिकरण किया गया है, बट इसे जब हम नारीवादी लोग जो बातें करते हैं, हमें लगता है कि जितने भी महिला जो संस्थाएं हैं और महिला अधिकारों पे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें बढ़ चढ़ के इस प्रश्न को पितृसत्ता के खिलाफ खड़ा करने की जरूरत है। मुझे ऐसा महसूस होता है। जी। शुक्रिया पांकरी। आपने काफी जो एक आपने बात उठाई है वो ये है कि एक तो हम जो हमारे जो लड़ाई है वो ये है कि हम अपनी मर्जी से रिश्तों को चला पाए, अपने मर्जी से रिश्तों को ढूंढ पाए, और दूसरा है कि जब शादी हो जाती है एक अंतर जातीय या अंतर धर्म रिश्ते में, वहां पर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप समाज के ढांचे को बनाए रखें और आप उसी तरीके से उन रिश्तों में रहें जैसे कि किसी और अगर सेम कास्ट या सेम रिलीजन में अगर कोई शादी हुई होती तो वहां पे जैसे रहा जाता है। मतलब जो एक सवाल आपके रिश्तों में करने की कोई आजादी नहीं है। जी जी। मैं ये इसमें जोड़ना चाहूंगी ज्योत्सना कि जो मेरा मतलब है कहने का, आप देखिए, एक आजादी तो आपको मिल गई, आपने उसके लिए संघर्ष किया, आपने अपने साथी को चुना, आपने प्यार किया, प्यार की आजादी आपने हासिल कर ली, उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करना पड़ी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में समाज के और भी प्रश्न खड़े होते हैं महिला के लिए। ये महिला के लिए ही है, क्योंकि ये है कि उसे फिर वो बैगेज लेके चलना है कि जो परिवार से वो जुड़ी है, जिस साथी को उसने चुना है, उसका क्या धर्म है, उसके क्या रिचुअल्स हैं, उसका जो भी प्रैक्टिसिंग है, मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है उसको किस तरह से लेके चलना है, और उसे लेके चलना ही है। वो चाहे हिंदू परिवार से हिंदू परिवार में जाए, या हिंदू परिवार से मुस्लिम परिवार में जाए, या मुस्लिम परिवार से हिंदू परिवार में आए। तो ये जो एक बात है, ये बहुत ज्यादा पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को एड्रेस करती है। और उसके अलावा एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ मैं विमेन ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में विमेन ट्रैफिकिंग का मुद्दा भी उठाना चाहती हूँ। तो जैसे कि कहा गया, कथित बहुत सारी बातें हुई कि जो मुस्लिम लड़के हैं उन्होंने नाम बदल के शादियां की। तो मुझे आप ये बताइए, जब मैंने इसको बहुत डीप में स्टडी किया है, तो जो विमेन, स्पेशली विमेन ट्रैफिकिंग जो होती है, उसमें जब उन्हें ट्रैफिकिंग के लिए उन्हें जो लोग हैं उन्हें लेते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं? वो भी नाम बदल के बकायदा शादी की जाती है उन लड़कियों के साथ में, और उसके बाद में उन्हें बेचा जाता है। तो आप बताइए कि ये क्या ये मामला उठाने की जरूरत नहीं है? ये कितना संगीन मामला है। और उसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, मैं इससे कतई इनकार नहीं करती हूँ कि इस तरह के केसेस नहीं हुए हैं जिसमें जो है लड़कों ने नाम बदल के, मतलब मुस्लिम लड़कों ने भी, मैं उससे बिल्कुल कतई मना नहीं करना चाहूंगी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर जब आप, मैंने उसकी भी स्टडी की है, तो जब आप उन केसेस को देखेंगे तो बहुत ही इमेच्योर केसेस मैंने स्टडी किए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो एज रही है लड़के लड़कियों की, वो 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर, इस तरह की एज रही है, और बहुत ही अपरिपक्व मतलब दिखाई दिया कि उसमें बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है। अब ये लैकिंग ऑफ मैच्योरिटी क्यों आती है? क्योंकि हम खुलकर इन सब चीजों पे बात नहीं करते। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। तो वो हम उस तरीके की बातें नहीं कर पाते। सेक्स एजुकेशन की बहुत ज्यादा जो है इसमें रिक्वायरमेंट है। सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इन सब चीजों से बहुत इंटरकनेक्टेड है और बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी चीजें हैं, और इनको भी समझना बहुत जरूरी है जब हम इस तरह के इश्यूज पे बात करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसका स्टडी किया था तो मुझे ये समझ में आया। दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा संवाद की जरूरत है लड़के लड़कियों के बीच में, यंग जनरेशन के बीच में। उन्हें समझना जरूरी है कि रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे कि अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा शायद अलग जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको अगर हम समझ पाए कि जिस तरह से आप देखिए, बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे आर्मी पर्सन्स ने रेप किए हैं, और वो एक पूरा, उसको भी हम पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि उसके बारे में क्या है। तो आप सोचिए, ये रेप के बाद में जो बच्चे होते हैं,
जी। उसका क्या है? मतलब दे आर नॉट द लाइक कि वो प्यार से पैदा हुआ इंसान नहीं है। हुँ। इस तरह की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये इन पे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है, और फिर आगे जो कन्वर्सेशन बढ़ेगा मैं उसमें जो भी मेरी स्टडीज़ हैं मैं जोड़ना चाहूँगी। शुक्रिया पांकुरी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, क्योंकि जब हम प्यार और रिश्तों की बात करते हैं तो हमारी एक समझ जो है वो अभी भी वही है कि सिर्फ़ वही रिश्ते जो शादी के रूप में आते हैं या फिर जो एक समाज के दायरे के अंदर आते हैं, और हमारे जो रिश्तों को लेकर अभी भी जो समझ है वो वहीं तक सीमित है। सो थिंग्स लाइक सेक्स एजुकेशन, प्यार, एक डिज़ायर, अट्रैक्शन जो हमें महसूस होता है व्यक्तियों के, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो हमारे ट्रांस लोग हों, लेकिन वहां तक हमारी बात अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। और मैं आपके पास वापस आऊंगी। आई थिंक मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी दीदी और रिहान को, क्योंकि ये एक बहुत ही crucial issue यहाँ पे मुझे दिखता है, and I'll just introduce them. Vihan is an Ambedkarite queer feminist trans man, and Diti is a queer trans masculine person who has been involved with the queer feminist and student movements for the past 10 years across India. And their work is located at the intersection of academics and activism, which they see as informing each other intrinsically. थैंक यू विहान एंड दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक्चुअली पांखुड़ी ने जो बातें अभी उठाई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि एक हमारा जो समाज का जो दायरा बन गया है, जहां पर हमसे उम्मीद की जाती है कि एक तरीके के रिलेशनशिप को यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलेगा, या अगर वो पुरुष या महिला के बीच में रिश्ता है, या फिर उस रिश्ते का अगर एक वैल्यू है जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, उस तरह के रिलेशनशिप को ज्यादा से ज्यादा मान्यता अभी भी हमारे समाज में दी गई है। पर हम देखते हैं कि भारत में और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ फांसीवाद का इतना जोर है, वहां पर जो रिश्ते जो उस दायरे में सीमित नहीं है उन पे बहुत भारी तरीके से मार हो रही है, और बहुत उनको काफी तरीके से परेशान किया जा रहा है, और अभी भी हमारी लड़ाई जो है वो चल रही है लगातार। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि हमारे जो क्वियर नॉन नॉर्मेटिव स्पेसेस हैं, जो हमारी वो जगहें जहां पर हम अपने जो भी रिश्ते हों, जिस भी तरह के रिश्ते हों, जिससे भी हम प्यार करते हैं, जिसको भी हम पसंद करते हैं, और उसका किसी के जेंडर या सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर जाति और धर्म का जो नेविगेशंस है, आप किस तरीके से आप लोग उसको कर पा रहे हैं, या आपने क्या अपने रिश्तों में इन चीजों को आते हुए देखा है? हम दोनों से सुनना चाहेंगे इसको। जय भीम सबसे पहले, और सत्यनम की सलाम। मीन्स आपने सही कहा कि फांसीवाद इतना बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों से जा रहे हैं, और बहुत सारे अन्याय भी हो रहे हैं। देखा जाए तो क्वियर और नॉन नॉर्मेटिव रिश्तों में जात और धर्म की बात ज्यादातर होती नहीं है, पर क्वियर रिश्तों में और नॉन नॉर्मेटिव रिश्तों में भी जात और धर्म आता है। किसी भी रिलेशनशिप में जात और धर्म का रोल होता ही है। देखा जाए तो मेरे और दीदी के रिलेशनशिप के बारे में भी बात करना हो तो मैं एक बहुजन समाज से आने वाला ट्रांस व्यक्ति हूँ, और दीदी ब्राह्मण ट्रांस व्यक्ति है। पर हम क्वियर रिलेशनशिप में भी जब देखते हैं तो ज्यादातर वो रिश्ते भी हम बहुत ज्यादा बॉक्सेस में डाल के देखते हैं कि कोई ट्रांस मैन है या कोई ट्रांस पुरुष है तो कोई वो औरत के साथ ही रिश्ते में ज्यादातर रहेगा। पर जब उसको भी जो क्वियर रिलेशनशिप के बॉक्सेस को भी ट्रांसग्रेस करके कोई ट्रांस पर्सन दूसरे ट्रांस पर्सन के साथ रिश्तों में है, और वो भी एक ही ट्रांस मैस्कुलिन स्पेक्ट्रम के रिश्ते में है, तो वो उसकी बात करना और ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
और वो होते हुए मैंने नॉट ओनली क्वियर स्पेसेस के बाहर बट क्वियर स्पेसेस में भी देखा है। और उसमें भी जब जात और धर्म की बात आती है तो हमें पता ही है कि जात और धर्म के साथ एक पावर जुड़ा हुआ है, और जिस भी धर्म जात से आते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन उस हिसाब से बचपन में हुआ रहता है। उतने प्रिविलेजेस हमें मिले होते हैं, या कोई कोई अलग जात से आता है जो सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग नहीं है, तो एक साथ कोई भी रिश्ता रहने में दिक्कतें होती है। पर मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, धर्म और जात के साथ साथ हम किसी एरिया के ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं, वो भी काफी मैटर करता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ और उधर बड़ा हुआ हूँ, और द्वितीय आसाम में बड़े हुए हैं, तो वो कल्चर भी मैटर करता है। हमारा खाना अलग है, तो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो वो भी उसके साथ जुड़ा जाता है। तो जात, धर्म और मीन्स धर्म तो खैर हम दोनों का अलग नहीं है, पर ये सारी बातें क्वियर कॉन्टेक्स्ट में भी होना काफी जरूरी है, क्योंकि उतना पावर डायनामिक्स रिश्तों में भी होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम कोई भी रिश्ता आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उन दोनों ने भी, पंखुड़ी ने भी कहा कि कितना समाज में डिफिकल्ट बन जाता है हमारे रिश्तों के बारे में बात करना, और रोजमर्रा की जिंदगी में बताना कि हम कौन है और क्या है, किधर रहना चाहते हैं और कहाँ से आए। उसके साथ साथ जब आप ऐसे क्वियर रिश्ते में हो और उधर भी आपका जात और धर्म अलग है, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए भी होता है, बट उसके साथ साथ समाज को भी बताने में भी होता है, क्योंकि आप दोनों एक साथ रहने वाले हो, या एक साथ घर शेयर करते हो, तो भी वो डिफिकल्ट हो जाता है। आपको हमेशा आपके रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो लोग आपको कुछ ना कुछ रिश्ता दे देते हैं, बहन भाई बोल के, बहन बहन बोल के, या कुछ भी जो जिनके दिमाग में जो आता है वो एक रिश्ता वो उनके हिसाब से दे देते। और वो जब कोई अलग सोसाइटी के लोग हमें कुछ अलग रिश्ता देते हैं, तो वो भी एक हमारे रिश्ते को एक इरेजर करके देखा जाता है, और वो इरेजर भी मेंटल हेल्थ पे टोल लेता है, और उससे भी काफी सारी दिक्कतें होती है। धीरे-धीरे हाँ, और ये भी एक खासकर आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सोशल प्रोटेक्शंस है या फिर हमारे जो अधिकार है, सारे ये फैमिली और ये हेटेरोसेक्सुअल इंट्रा कास्ट, इंट्रा रिलीजियस वाले हेटेरोनॉर्मेटिव, जो हम बोलते हैं हेटेरोनॉर्मेटिव रिश्ते, उसके साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है। तो एवरीथिंग, मतलब आपको घर लेना है, आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको डॉक्टर के पास जाके who will be कौन आपके लिए साइन करेगा, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कौन हो सकता है, सब कुछ। मतलब छोटे से कोविड के दौरान हमने कितने केसेस देखे हैं कि योर पार्टनर इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस कि आपको क्या ट्रीटमेंट मिले वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सब इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, और स्पेशली जब एक रिलेशनशिप को रिकग्निशन नहीं है, ये और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इट्स नॉट लाइक हमारे फैमिलीज से अधिकतर सपोर्ट मिलता है, या फिर हमारे समाज से कोई सपोर्ट मिलता है। उस इन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, अगर आप वायलेंस विद इन इंटीमेट रिलेशनशिप, क्वियर इंटीमेट रिलेशनशिप में जो वायलेंस होता है उसको एड्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर आप हेटेरोनॉर्मेटिव कपल्स में वो मुद्दे के बारे में बात कर सकते हो, क्वियर रिलेशनशिप में आप वो मुद्दा उठा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बेसिक रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो मतलब देन टू इनकार्सिरेट एक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी इनकार्सिरेटेड है, उसके अंदर आप वायलेंस की बात करोगे, तो मतलब और कुछ अलग लेवल ऑफ इनकार्सिरेशन हो जाता है। तो वी कांट इवन हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन कि क्वियर रिलेशनशिप में उसको वायलेंस को कैसे रिड्रेस करें।
एंड मतलब आप किसके पास सपोर्ट के लिए जाओगे, क्योंकि एनीवे समाज तो चाहता ही है कि आपका रिलेशनशिप ना रहे। जी। तो आप किसी के पास जाओगे भी तो बोलेंगे हाँ आप ऐसे हो तो ऐसा ही हो, मतलब ऐसे रिश्ते तो टिकने वाले हैं नहीं। एंड ये बस इंटीमेट रिलेशनशिप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा भी जो अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीमेसीज जो रोमांटिक या सेक्सुअल ना हो, उसके इर्द गिर्द भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा हर रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा सर्वेल होता है। और हर रिलेशनशिप स्पेशली सेक्सुअल फैमिली के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। फॉर इंस्टेंस अभी एनआरसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, कितने सारे ट्रांस लोगों को आसाम में ये रिकग्निशन नहीं मिला है, क्योंकि वो अपना लीनिएज, अपना पेरेंट जो लेगेसी डॉक्यूमेंट्स नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो मतलब हमारे हर रिलेशनशिप सर्वेल्ड है, कंट्रोल है। ये हेट्रोनॉर्मेटिव हेट्रोसेक्सुअल शादी के साथ बहुत ही गहरा लिंक है। तो क्वेयर रिलेशनशिप उस साइड से भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है क्वेयर रिलेशनशिप। शुक्रिया दीदी और विहान। आई थिंक आप लोगों ने इतने गहरे मुद्दे उठाए हैं अपनी बातचीत में, और सबसे बड़ा सब 2-3 मुद्दे जो मुझे लगते हैं इतने जरूरी हैं। एक जो है नागरिकता की जो बात है कि कौन है नागरिक और कौन है अच्छा नागरिक। वो वही है जो एक हमारे समाज में जो ढांचा बना हुआ है उसके अंदर अगर आप आसानी से फिट हो सकते हैं, अगर आपके रिश्ते उसमें फिट हो सकते हैं, तो आपको कुछ हद तक सरकार या समाज से कुछ ना कुछ सहूलियत या कोई ना कोई फ्रीडम जरूर मिलेगा। लेकिन जहां पर आपका रिश्ता उस दायरे से बाहर जाता है, चाहे वो अंतर जातीय हो, अंतर धर्म हो, या फिर क्वेयर हमारे जो रिश्ते हैं अलग अलग तरीके के, उसके अंदर भी वहां पर एकदम से आपको कह दिया जाता है कि आप तो इस समाज का हिस्सा ही नहीं है। और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं कि स्वास्थ्य है या एजुकेशन है, या सबसे बड़ी बात कि अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो आपका आपके पार्टनर के ऊपर कोई अथॉरिटी या कोई लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि आप एक शादीशुदा आदमी या औरत के रिश्ते में अगर नहीं है तो आपके रिलेशनशिप को कोई ऑथेंटिसिटी या फिर लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है कि नागरिकता का जो सवाल इससे जुड़ गया है, और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे रिश्ते जो है वो एक शादी में तब्दील हो जाते हैं, चाहे वो उस शादी में मानते हो या ना मानते हो, या फिर उसमें कोई उनका निजी कोई मेल हो या ना हो, लेकिन वो कभी हमें जबरदस्ती या जानबूझ के या गलती से उन रिश्तों में आ जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाहर हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं। और आई थिंक मैं वापस आना चाहूंगी आपके पास। हमारे साथ जयमंती जुड़ गई हैं, जिनको हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे साथ जुड़ पाए। जयमंती, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिंदाबाद। हाँ हाँ, जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय भीम जयमंती। जयमंती। हाँ, मैं आपसे जयमंती अभी मुझे नहीं पता कि आप हमें सुन पा रहे थे कि नहीं, बट हम अंतर जातीय, अंतर धर्म और जो बाकी क्वेयर हमारे रिश्ते हैं हमारे समाज में, उनके ऊपर बातचीत कर रहे थे। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी जयमंती कि आपकी जो अंतर जातीय जो रिश्ता है उसमें किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई और किन किन चीजों के साथ आपको जूझना पड़ा? पहले तो हम लोगों ने शादी जो तय किए थे तो वो पहले ना तो हम लोग संगठन में बातचीत रखे थे कि हम लोग किसी से प्यार कर रहे हैं या फिर मैं उस प्यार को शादी में बदलना चाहेंगे। तो हम लोग ने घर छोड़ के जन जागरण शक्ति संगठन के सेंटर अररिया पे गए और वहां पे हम लोग युवा साथी के साथ तय किए कि हम लोग शादी करेंगे।
तो हम लोग 4-5 दिन के अंदर में शादी कर लिए। और जब सेंटर पे गए तो उसी रात से मुझे संगठन के जो कार्यकर्ता लोग हैं कॉल करने लगे कि तुम एक तो छोटे जात से शादी की और सेंटर पे रह नहीं सकती है, किसी को पता भी नहीं है कि तुम लोग किसी से प्यार करती हो, तो ये हमारे संगठन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और सेंटर तुम लोग छोड़ सकती हो, हमारे संगठन टूटेंगे। और जो भी ये सुनेंगे तो मेरा तो जैसे हम कटिहार से हैं तो कटिहार का पूरा वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ के जो भी यूनिट है वो पूरे तरह से टूट जाएंगे और बाकी जगह भी इसकी चर्चा होगी जिससे हमारे संगठन बढ़ेंगे नहीं, जहाँ तक घटेंगे। और कई धमकियां मिलते थे, ज्यादातर संगठन के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, संचालन समिति के सदस्य थे और उस टाइम ऐसा हम लोग को लग रहा था कि शायद और कहीं भाग जाना था। हम लोग जैसे शादी किए तो दिल्ली पंजाब में जैसे लोग भागते हैं तो घर भी नहीं जाना था क्योंकि घर के लोग तो हम लोग को अपनाते नहीं। और सेंटर पे जहाँ पे न्याय समानता आधारित बात करते हैं वहाँ पे जब मुझे इतनी सारी ताना मारते हैं लोग तो मुझे लग रहा था कि वहां से भाग जाएं। पर कुछ संगठन के लोग जो नारे लगाते हैं, न्याय समानता की बात करती है और फिर कामिनी दी है, तन्मय भाई, सोहनी दी, लोग बहुत हिम्मत दिलाते रहे कि नहीं, पहला शादी है और तुम अगर इस तरह से कदम उठाई है तो संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है और तुम इस सेंटर पर रहने का पूरा अधिकार है, जो होगा बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। और घर वाले तो पूरे तरह से कि लड़कियां अगर है तो वो अपने से बड़े कास्ट में शादी कर सकते हैं, छोटे जात में नहीं। तो हमारे जो सहपाठी हैं वो हमसे छोटे कास्ट से हैं, जो कि गांव में उससे हर भाषा में हर घर में उसको गाली मानते हैं जिस कास्ट में हम शादी किए हैं। तो बहुत सारे घर से भी ताना मिल रही थी जी। और उसके लिए हम घर नहीं आए, आपस हम सेंटर पे ही रुके 6 महीना तक। फिर अपने पढ़ाई के लिए हम पूर्णिया आए थे और अभी हम घर में रहते हैं। जी जयवंती, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि जो आपने संघर्ष किया है इस अंतरजातीय शादी को करने के लिए, बहुत मुसीबतें आई होंगी, उस संघर्ष से आपको और आपके आसपास के लोगों को क्या सीख मिली? कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जो संघर्ष है उससे हमको काफी प्रेरणा मिल रही है जब आप अभी बता रहे हैं, और इन मुद्दों पे बात करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप हमारे साथ थोड़ा बात करना चाहेंगे कि क्या सीख आपको मिली और आपके आसपास के लोगों ने उससे क्या सीखा, अगर कुछ सीखा तो? पहली बात है कि जैसे कि हम अपने आप को खुद समझें कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम अलग कास्ट में शादी कर सकते हैं। तो मुझे तो सबसे बड़ी हिम्मत आई कि हम शादी किए और अपने आप में सीख मिला कि हम अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तभी कोई मेरा साथ देंगे। तो हम अपना आगे शादी जब किए तो बहुत सारे लोग साथ भी दिए कि नहीं, ये सही है रिश्ता। और दूसरा आसपास जो भी है कि हमारे संगठन में भी बहुत सारे लड़कियां कोई अंतरजातीय विवाह की, कोई प्रेम विवाह किए। और जो समाज में रहते थे, सबसे बड़ी बात है कि लोग सीखते हैं क्या कि अपने पैर पे भी खड़ा होना, लड़कियां को पढ़ने लिखने का मौका दें। ये सबसे बड़ी बात है आसपास के लिए अभी सीखने के लिए। धन्यवाद जयवंती। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी, पर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पांखुड़ी से पूछना चाहती हूँ कि पांखुड़ी, हम रिश्तों की आजादी की बात कर रहे हैं आज, वो आपके संदर्भ में और आपके जो जिंदगी है उससे आप क्या समझते हैं कि रिश्तों की आजादी मतलब आज के दौर में उसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ये चुनने की आजादी भी इसे कह सकते हैं कि हम हमारे जीवन में किसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं और किसे चुनना चाहते हैं, किससे प्रेम करना चाहते हैं। और इन सब पे लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ी खतरनाक भी हो जाती हैं।
अगर हम किसी को चुनना चाहते हैं और उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जो शादी है, शादी नाम का जो, मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब उसको बहुत ज्यादा समझना और उसे बदलने की जरूरत है। और जैसे कि आपने पहले भी बात की थी दीदी के साथ में, तो मुझे ये बात लगी कि मतलब ये क्यों जरूरी है अ, कि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जाना ही होता है, इंस्टीट्यूशन में जाना ही होता है, अगर दो लोग साथ में रहना शुरू कर दें। और मुझे लगता है कि उसके लिए आपको कोई इस तरह की बॉन्ड बनाने की जरूरत है कि जिसमें आपको किसी तरह के इस बंधन की जरूरत ही ना पड़े। और उतना मिच्योर लव जो है एक समय बाद ही आता है। मैंने भी अनुभव किया है कि एक समय बाद ये सब चीजों के मायने बहुत बदल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैंने अपने परिवार में देखा है कि जो चीजें बहुत बदली, बहुत मोहब्बत तक पहुंची, मतलब सिर्फ मेरे पार्टनर से तो था ही, और बहुत मेच्योर लव रहा हमारा। करीब 10 साल तक हम सिर्फ दोस्त की तरह मिल रहे थे, और ठीक है प्रेम भी चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। और फिर परिवार से जो प्रेम बना, वो मेरे लिए शायद अभी सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है, जो मेरे परिवार से मुझे मिला, दोनों तरफ के परिवार से। और उनका हमने जैसे जैसे मेरी मान्यताएं हैं, जो मेरी पर्सनल मान्यताएं हैं, उनको लेके जब मैं चल पाई और उनके साथ में उन्होंने मुझे स्वीकार किया, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी मुझे खुशी मिली इससे। और आज हम लोगों के बीच में मोहब्बत है, रिलीजन नहीं है। तो ये मेरे लिए एक सुखद बात है। अलबत्ता उसके लिए काफी कुछ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, बट या कि आज मैं कह सकती हूँ कि ये सब चीजें बहुत छोटी हो गई। और दूसरी मुझे ये लगता है कि ठीक है, अभी हाँ बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो आप देख रहे हैं कि मैं कुछ शायद आपके सवाल से कुछ अलग सा रखना चाह रही हूँ, लेकिन उससे जुड़ता हुआ भी होगा शायद, कि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, जो उपनाम का भी एक बहुत मुझे लगता है पॉलिटिक्स है। कि आप अभी आप देख रहे हैं दोनों उपनाम आजकल कुछ लड़कियां लगाती हैं अपने शादी के बाद में। तो ये भी समझना जरूरी है कि ये कितना बैगेज है, कि आप पिता का पितृ सत्ता में वो बैगेज भी लेके चल रही हैं, फिर वो भी कर रही हैं, और फिर उसको एक लिबरल वो भी मान रही हैं। तो वो सब चीजें बहुत सारे शेड्स हैं, उनको समझने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूंगी, और जब भी समय मिलेगा मैं अपनी एक कविता रखना चाहती हूँ इसी विषय पर, तो जब भी आप समय देंगी। जरूर जरूर पांखुरी, हम आपकी कविता जरूर सुनेंगे। और ये जो सारी बातें आपने कही, ये सारी बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि उपनाम की भी जो बातें हैं, आई थिंक मैंने शायद पहले ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन अब आपने जब कहा तो मैं सोच रही हूँ इस बारे में। और इसके पहले कि हम विहान दीदी और जयमंती से दोबारा बात करें, मैं कुछ ऑडियंस से कुछ कमेंट्स या कोई क्वेश्चंस या कोई रिफ्लेक्शंस अगर हो तो वो लेना चाहूंगी। अगर कोई अपना कोई बात रखना चाहता है, या कोई किसी के पास कोई सवाल, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्लीज अपनी बात रखें। कैन आई? हाँ प्लीज कहिए सभी। Good evening everyone. Very nice to be here. Just related to the last sentence ma'am was saying now, उपनाम का जितना पॉलिटिक्स मैं समझ पाई हूँ, these women are, I'm not blaming anyone, but these women are that particular type of women, those who want to take advantage of both the side. एंड जितना मैंने समझा है, आप उपनाम तभी इस्तेमाल करते हो जब उस सरनेम का कोई वेटेज होता है सोसाइटी में। अगर उस सरनेम का जो भी सेलिब्रिटीज है, बिकॉज दैट सरनेम इज हैविंग सम वेटेज, कास्ट का होगा, क्लास का होगा, तो वो दिखाना है। दे आर नथिंग टू डू विद देयर वो लव अफेक्शन, पता नहीं, शायद वो उतना नहीं होगा। अगर ऐसा है तो सभी रखते हैं, हम नहीं रखते, बिकॉज हमको पता है कि अगर मुझे रखना है तो मैं मेरे फैमिली का
मदर साइड का, अभी कोइंसिडेंटली हम दोनों साइड से मेरा शेख है, बट आई नो शेख का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरनेम का कितना बड़ा पॉलिटिक्स है, ये हमको आसिफा के केस में भी समझा है। और हमको जब सेम उसी साल जब साउथ में, आई एम मिसिंग द नेम, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो रेड्डी कम्युनिटी है, रेड्डी कास्ट जो है साउथ में, अगर लड़की पे बलात्कार होने पर इतनी बौखलाहट है, तो उतनी बौखलाहट आसिफा के टाइम भी होनी चाहिए थी। लेकिन बौखलाहट होती है प्रियंका रेड्डी, आई थिंक। तो रेड्डी मतलब एक कास्ट है, एक पर्टिकुलर, और वो कास्ट का एक वेटेज है, एक इम्पोर्टेंस है। और अभी तक जितना समाज को मैंने समझा है, आप कोई भी लो, कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, एनीथिंग, द कोर सेंटेंस विच आई हैव कम टू, nothing but to control woman sexuality. By this or that way, आप उसको फैमिली के, नॉट फैमिली, रिलीजन के अंदर शादी करना है, you take endogamy marriages, you take intercaste marriages, you take intracaste marriages, कहीं allowed है या कहीं allowed नहीं है, but reason is same, they want to make sure that their women are safe sexually. They're nothing to do with their physical sense, they're nothing to do with their emotional, mental, emotional तो खैर आता ही नहीं है, because they don't consider that woman has that particular component. तो इतना ही है। और marriage, I totally agree with Pankudi, we need to redefine the institution of marriage. क्योंकि आज भी I'm a core, my main subject is sociology, and when in my class, when I'm teaching sociology, the very first aim of family as an institution, I talk about reproduction. I have to teach because my syllabus tells me to do that, but I personally hated that. Marriage is nothing to do with reproduction. बिल्कुल, बिल्कुल. It should not be. It has to be completely my choice. Whether I want to be a mother, because many times feminism is also taken very wrongly. Maybe मैंने शायद अलग देखे हैं कि आपने शादी की है, you are a feminist, आपने शादी नहीं करनी है, you are a feminist, आपने बच्चे को जन्म नहीं देना है. No, why? मैंने बच्चे को किसी प्रेशर में जन्म नहीं देना है. Whether I am feminist or not, that doesn't make any difference here. I am a woman. If nature has given that capacity to me, but yes, I should not be only limited to that particular purpose. If I want to deliver a child, it has to be completely my choice. मैंने शादी किससे करनी है, कब करनी है, और ये जो सारी चीजें हो रही है, ये नॉर्मेटिव शादी में भी होती है. जी, सबिया. सारी शादी सब घर. जी. Sorry, there is. घर वालों. Sorry, there's a disturbance here. शुक्रिया सबिया. सॉरी, यहाँ पे काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन हम इस बात को जारी रखेंगे, और आपने जो भी बातें हमारे साथ शेयर की हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम इन्हीं सब बातों से आज जूझ रहे हैं कि क्या रिश्ते हैं, क्या उनके मायने हैं. और बहुत सही बात है कि शादियों में ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो वहां आपके समस्याएं खत्म हो जाती हैं. मुझे लगता है समस्याएं वहां और आगे आती रहती हैं. मैं अभी और कोई अगर अपनी बात किशोर अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को संक्षिप्त में अपनी बात रखें. संक्षिप्त में रखूंगा. मेरा नाम किशोर है, एंड थैंक यू वेरी मच. बहुत ही सीखने को मिल रहा है इस फोरम में. तो मैं सोच रहा था, क्योंकि ये दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप्स, सो मैं सोच रहा था द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फ्रेंडशिप. अगर पॉलिटिकल फ्रेंडशिप के बारे में हम सोचे तो वो, और ये दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट. सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फ्रेंडशिप एंड हाउ डज इट लुक? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम heteronormative marriage kind of a thing, or marriage of similar caste or intercaste, whatever? The idea of politics in friendship has to be paid attention, and I'm drawing these from recent Aniket Zavra's book, where he suggests the idea of just us, and to remove caste as a marker of injustice, and to think and to forget both our privileges
and broke our victimhood. ये अगर हम दोनों भूल सकते हैं, so we can think of a new kind of friendship that is a political friendship. So I just want people to react to this, because this is just something and I'm thinking, and Absolutely. yeah, people's inputs would be very nice. So it's an open question, and Yeah. Yeah, thank you. Thank you so much, Kishore. I think you brought a very important point. And मेरा जो काम है वो थोड़ा इस चीज पर ही है कि हम प्यार और रिश्तों की जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसी प्यार को हम एक आंदोलन का हिस्सा कैसे बनाएं, अपने काम का हिस्सा कैसे बनाएं, और हमारे जो दोस्तियां हैं, हमारे जो प्यार है, हमारे जो रिश्ते हैं, उनमें भी एक आपसी प्यार किसे शुरू होकर बट उसको आगे आंदोलन तक कैसे ले जाना है। आई थिंक ये एक बहुत जरूरी चीज है, और मैं प्रोजेक्ट एंटीकास्ट लव के थ्रू भी यही बात आगे रखना चाह रही हूँ कि पॉलिटिकल की प्यार एक पॉलिटिकल एक्ट है, और खासतौर से आज के दौर में जहां पर फांसीवाद इतना बढ़ चुका है, जहां पर हर रिश्तों के ऊपर एक सवाल उठ खड़ा किया जा रहा है, बहुत जरूरी है कि हम और खुल के इस प्यार को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे से प्यार करें, दोस्ती करें। और मैं एक्चुअली विहान दीदी के पास अब आपने जो बात कही उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर पांखुड़ी जी। तो ये जो आपने पॉलिटिकल इसको किस तरह से, और एक बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि जैसे जब मेरा भी शादी का मामला था तो कैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करके और फिर शादियां की जाती हैं और इस तरह से, लेकिन आप देखेंगे कि कितने वायलेंस हुए हैं कोर्ट में। जब वहाँ नोटिस लगा, अगर हम कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो कितना मुश्किल है, खास तौर पे अगर इंटरफेथ मैरिज है तो वहां पर कितना मुश्किल हो जाता है। और आप यकीन मानिए कि बहुत मुश्किल से कहीं से इसके लिए सपोर्ट मिल पाता है। आपको बहुत बधाई, आप इस तरह का काम कर रही हैं, और मैं बिल्कुल आपके कांटेक्ट में रहना चाहूंगी कि बहुत सारे केसेस आते हैं, और मैंने देखा है कि लैकिंग ऑफ ये सपोर्ट क्या होता है ना कि दोनों लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि क्योंकि इस्लाम में शादी करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल उसका प्रोसेस होता है, तो लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है और उसमें कर लेते हैं। जबकि मेरे जैसे लोग, मैं बहुत जिद किया था, करीब साल भर तक हमने इसके लिए स्ट्रगल किया कि कोर्ट मैरिज ही करना है, बट वो इतना डरावना था, बहुत सारी चीजें थी, कोशिश भी की लेकिन सभी ने मना ही किया कि नहीं उसमें मत जाओ, कोर्ट मैरिज बहुत मुश्किल जाएगा, और सपोर्ट नहीं था कहीं से, कोई इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं था। तो ये मैं जोड़ना चाह रही थी। तो डेफिनेटली अगर इसको उस तरह से डिफाइन किया जाए पॉलिटिकली और हमारे काम में जोड़ा जाए तो इसका बहुत फायदा हो सकता है, बहुत जी जी पांखुड़ी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक्चुअली ये सारी बातों को मैं अब विहान और दीदी तक भी उनसे भी सुनना चाहूंगी कि जो हमारे जो क्वेयर रिश्ते हैं उसमें किस तरीके से हम आज के दौर में इन सवालों को नेविगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि राइट विंग एजेंडा जो है इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और वहां पर पहले भी मुश्किलें थी क्वियर रिलेशनशिप्स के लिए, लेकिन अब तो एक तरीके से आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट करके लोगों को उनकी जो जिंदगी है वो और मुश्किल हुई जा रही है, जहाँ पे ट्रांस लोग हैं या और क्वेयर लोग हैं। तो वहां पर किस तरीके से विहान और दीदी हम इन सिचुएशंस को कैसे आज नेविगेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमें जो आजादी हम मांग रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो हम क्या बोलते हैं उसे कंटिन्यू रखें, मांगते रहें, लेकिन हम अपने आप को भी एक सेफ्टी, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि हम कहीं और मुसीबत में नहीं फंसते जा रहे हैं। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ये राइट विंग एजेंडा जो है, मेरे को नहीं लगता कि इट्स वेरी कि क्वेयर रिलेशनशिप्स को और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को टारगेट कर रही है। हम ये भी बोलते हैं कि होमो नेशनलिज्म जो फंडा है वो भी ऑन द राइज है।
तो मतलब नाउ मतलब 377 का तो लंबा स्ट्रगल रहा है, लेकिन काफी हद तक एक ये भी अटेम्प्ट हो रहा है कि पिंक हम किसी कुछ तरीके के जो क्वियर रिलेशनशिप्स है उनको मान्यता दी जाए, उनको कुछ हद तक रिकग्निशन राइट्स के बारे में बात की जाती, लेकिन एट द सेम टाइम भले वो हेटेरोसेक्सुअल हो, लेकिन क्वियर जो हमारे नॉर्मेटिव आइडिया में बैठते नहीं है रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, उनको भी इनकार्सरेट किया जा रहा है, उनको भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है काफी हद तक। तो ये मतलब एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की या लिबरल एजेंडा भी, प्रोग्रेसिवनेस का एक फसाड भी बन गया है कि किसी तरह की क्वेयर रिलेशनशिप्स को कुछ हद तक रिकग्निशन दे दो कि हम की दुनिया को आप दिखा सको कि हम तो प्रोग्रेसिव है, कि ये जो है जो इस्लामिस्ट है वो प्रोग्रेसिव नहीं है क्योंकि वो क्वेयर रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम ये हिंदुआइजेशन क्वेयर आइडेंटिटीज को हो, ट्रांस आइडेंटिटीज को, ये एक हिंदुआइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, जहाँ पे कि हमारी हिंदू रिलीजन तो हमेशा से प्रोग्रेसिव रही है कि हम हमेशा से एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, जबकि यू नो किस तरह मतलब रिलीजन के अंदर आपका दर्जा क्या रहा है, ये भी क्रिटिकली समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई एम सॉरी, I got lost in the whole yeah. So you want to add something till I remember? But मुझे ये भी बात करना है कि मीन्स रिश्ते को कोई रिकॉग्निशन वैसे दिया तो नहीं गया है। या जैसे कोर्ट हमें पता है कि हाई कोर्ट में मीन्स क्या शादी करने के लिए एक सेम सेक्स का पिटीशन फाइल किया था, मीन्स वो क्या पिटीशन था, उसमें क्या दिक्कतें थी, वो भी एक अलग बात है। वो दिक्कत के बारे में बात करना चाहेंगे तो वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, बट तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको रोक दिया गया कि नहीं, ऐसे रिश्ते को कोर्ट में लीगली माना नहीं जाएगा, इंडिया इज नॉट रेडी राइट नाउ बोल के। उसके अलावा भी देखा जाए तो जब सारे लोग घर के बारे में बात कर रहे थे कि घर पहला एक जगह बन जाती है जो इस कोई भी जो नॉर्मेटिव या मीन्स जात में शादी नहीं हो रही है या रिलीजन के बाहर शादी हो रही है, तो उसको पहला घर वाले ही उसको मना करते हैं या रोकते हैं। तो ये क्वियर और ट्रांस लोगों के रिश्तों में बहुत ज्यादा होता है। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, जो ट्रांस और क्वियर लोगों के साथ बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वो बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। हमने देखा गया उन केसेस में ये भी देखा गया है कि जो भी क्वियर और ट्रांस लोग हैं उनको घर में बंद करके रखते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते, फोन उनका निकाल देते हैं, या कोई किसी के साथ भाग गया है और जाके साथ में रह रहे हैं, मर्जी से साथ में रहना चाहते हैं तो भी उनको साथ में रहने दिया नहीं जाता है। समाज तो उसके समाज उनके साथ खड़ा नहीं रहता, घर वाले उनके साथ खड़े नहीं रहते, पर उसके साथ साथ पुलिस भी समझ नहीं लेते कि ये रिश्ते हैं। और कानून 377 डिक्रिमिनलाइज हो गया है तो भी उसको नहीं मानते हैं। नलसा जजमेंट है ट्रांस लोगों के लिए, अभी ट्रांस एक्ट आया है तो भी बहुत सारे केसेस में पुलिस भी उन फैमिली मेंबर्स के साथ ही खड़े रह के बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और जो अधिकार है जो ट्रांस और क्वियर लोगों के अधिकार है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। और जब हम रिश्तों की आजादी की बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये रिश्ते सिर्फ एक क्या बोलते हैं रिलेशनशिप, जो प्यार क्या जिसमें हम सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें ही सीमित नहीं रहती ना, उससे बाहर भी जाती है। तो और जैसे आप जिस घर में पैदा हुए हैं, जो माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, उनके साथ रिश्ता रखना एक समाज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाता है। आप उनके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकते, वो आपके साथ तोड़ेंगे तो चल सकता है,
बट आप वो तोड़ नहीं सकते। और हमेशा मीन्स आपसे ही वो रिश्ता रखने की उम्मीद रखी जाती है, और उस रिश्ते के बारे में आपको ही हमेशा मीन्स हम आप सही कर रहे हैं, वो गलत भी कर रहे होंगे तो भी आपको ही हमेशा समाज में रिस्पॉन्सिबल देखा जाता है, क्योंकि आप समाज के जो भी ढांचे हैं उससे बाहर जाके प्यार कर रहे हैं। और जब हम प्यार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये भी सोचना जरूरी है कि ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ दीदी से ही नहीं किसी और से भी प्यार करूं और एक साथ प्यार करूं, और वो प्यार करने की आजादी भी मुझे होनी चाहिए। तो उस प्यार के बारे में भी बात करना जरूरी है। और ये भी लगता है कि जब हम प्यार की बात करते हैं तो हमेशा उसमें सेक्सुअल ही चीज देखते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को एसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं और रिश्तों में रहते हैं, उन रिश्तों को भी हम कैसे देखेंगे। तो ये भी देखना, जब रिश्तों के बारे में बात करते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जब हम पॉलिटिकल फ्रेंडशिप का जो मुद्दा आया, तो वो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप मीन्स पॉलिटिकल फ्रेंडशिप आजकल के जमाने में जब फैसिज्म बहुत बढ़ रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फ्रेंडशिप से ही जो हम सॉलिडेरिटी बिल्डिंग की बातें करते हैं, कि जो अलग अलग जो मूवमेंट्स ऐसे से अलग अलग लोग जो अलग अलग मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके साथ वो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप क्रिएट करके ही सॉलिडेरिटी बिल्डिंग हो सकती है। और हम सब सोच रहे होंगे कि 2024 में हमें सच में बीजेपी को हराना है या फैसिस्ट गवर्नमेंट को निकाल देना है, तो ये पॉलिटिकल फ्रेंडशिप की बात करना और उसके बारे में सच में सोच के बैठ के काम करना बहुत जरूरी है। थैंक यू विहान और दीदी। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो हमारे रिश्ते हैं जो एक समाज के ढांचे में नहीं आते हैं, उनको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन या सेफगार्ड इस जानबूझ के नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर उनको वो प्रोटेक्शन सेफगार्ड मिलेगा तो जो समाज का ढांचा है वो टूटने लगेगा धीरे धीरे और उस पे सवाल खड़े होने लगेंगे। इसीलिए जो आप डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात कर रहे हैं, वहां पर उनको वो प्रोटेक्शन इसीलिए नहीं दिया जाता है ताकि उसको एक लीगल स्टेटस ना मिले। और इसी बात पे मैं जयमंती को से बात करना चाहूंगी कि जयमंती, गांव में जो जब अंतरजातीय शादी होती है तो उसका आपके हिसाब से क्या असर पड़ता है, और समाज में, आपके घर में या आसपास, घर के आसपास क्या उससे क्या फर्क पड़ता है या आपने क्या उसमें देखा है? अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें तो हम बहुत सीखना चाहेंगे आपसे और आपके संघर्ष से। जैसे कि गांव में अंतरजातीय विवाह बिहार में तो और वर्चस्व के आगे रहता है कि जो अंतरजातीय है उससे तो अचानक से तोड़ देते हैं, और हमारे केस में ये नहीं हो पाए कि लोग नहीं तोड़ पाए और हम लोग साथ रहे। और समाज में जो है दिखावा जो है, उससे पहले भी कई शादियां हुई थी, मेरे फ्रेंड्स भी की है, जो कि जो मम्मी पापा कराते हैं सिर्फ घर और परिवार तक ही सीमित रहे। लोगों ने बाहर भी निकल कर काम करती हूँ, और अपने पहनावा और हवा में जो फर्क होती है उससे समाज में ये भी लगता है कि लोगों को एक तो पढ़ाई, जो गांव से हम लोग जहाँ से आते हैं वो वहाँ पे सबसे बड़ी पढ़ाई है कि लोग तो पढ़े भी नहीं है, उनको समाज शहर घूमने को मौका ही नहीं मिला है कि वो सिर्फ अपने गांव में और छोटा सा बाजार करके ही अस्थिर हो जाते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है तो अपना मायके छोड़ के ससुराल वाले को संभालने लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो शादी किए हैं तो अपने ससुराल में भी रहती हूँ और बाहर भी जाके काम करती हूँ। सबसे बड़ी ये है कि एक अंतरजातीय विवाह भी, उसके बाद फिर बाहर काम करना, पढ़ना लिखना, ये बहुत हमारे समाज के लिए है।
और संगठन पर और आपकी निजी जिंदगी पर, परिवार में या समाज पर उसका क्या असर पड़ा है? क्या आपको लगता है कि आपकी जो अंतरजातीय शादी थी उसका समाज पर या संगठन पर कोई असर पड़ा है? और अगर हाँ, तो किस तरह से आपने उसको देखा है या महसूस किया है? देखिए, संगठन पे तो ये है कि जब से हमारी संगठन थी तो कोई अंतरजातीय विवाह नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब हमारी पहली शादी हुई तो उसके बाद कई शादियां हुई, या फिर प्रेम विवाह हो और या फिर अंतरजातीय विवाह हो, तो 5-6 शादियां हुई। और समाज में तो समाज हम लोगों को धीरे धीरे अपनाते हैं, वो तो तुरंत नहीं अपना रहे हैं कि हाँ कि शादी कर लिए, क्योंकि हमारे भी रहन सहन थोड़ी अलग हो जाती है। अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान, घर के काम नहीं कीजिएगा तो समाज ये भी सोचते हैं ना कि पढ़े लिखे लड़की का भी शादी इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये समाज जिसको पूरा सदियों से इग्नोर करके आए हैं और अचानक से कोई एक्सेप्ट भी कर नहीं पाएंगे ना। जी, तो जयवंती, जब आपकी शादी हुई तो आपको किन किन तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने कहा कि ये ऐसी पहली कुछ शादी थी और उसके बाद कुछ और अंतरजातीय शादियां भी हुई हैं या फिर और ऐसे रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब आपने ये कदम उठाया तो ये कितना मुश्किल था और किस तरीके से आपने इसका सामना किया? बहुत बड़ी मुश्किल था। मैं तो सामने में किसी के सामने रो नहीं पाती थी, पर अंदर से मैं बहुत रोती थी कि शायद मुझे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सब बाद में जब ये पता चला कि शादी के बाद जब संगठन के लोग, जो संचालन समिति, जो हमारी कोर टीम है संगठन का, जब धमकी देने लगे, जो महासचिव होते हैं उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब 500 रुपया लेंगे और सेंटर पे शादियां कराएंगे। ये बड़ी मुश्किल थी। और महिलाएं, जो कि महिला एक दूसरे की दोस्त बननी चाहिए, वो हमारे माँ के उम्र की थी, उससे सब महिलाओं ने बोलती थी कि पढ़ लिख कर तुम लेटरिंग पे लाद दी हो, जो कि ये बाकी जो हमारी बेटियां हैं वो भी बिगड़ सकती है अगर संगठन में आएगी। तो मुझे बहुत अंदर से डर था कि मैं क्या कर दी। और मैं अपने बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानियां और फिर संगठन के सोचों पे अपनी हिम्मत को बनाए रखी थी। जयवंती, आपके इस कड़े क्या कहूँ, आपकी इस जिंदगी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत प्रेरणा मिल रही है, और आप हमारे साथ इन बातों को आज रख पा रही हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जयवंती कि जो हम रिश्तों की आजादी की बात कर रहे हैं और आपने जो ये इतना बड़ा कदम अपनी जिंदगी में उठाया, जो आज के दौर में भी बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस कदम को नहीं उठा पाते हैं, डर, बहुत तरह का डर है परिवार से, कभी कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपके हिसाब से रिश्तों की आजादी का मतलब क्या है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले और बाकी लोगों के लिए इसमें किस तरीके से उसको देखना चाहिए? देखिए, रिश्ते की आजादी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि कोई लड़की साथ में रहते हैं, किसी को लगता है कि हम लड़का लड़की साथ रहें, जैसे हम लड़का लड़की साथ होके अपना जिंदगी बिता रहे हैं। तो वो जो है कि अगर पहला कदम कोई उठाते हैं तो उस दूसरे जो भी हैं उनको हिम्मत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको प्लेटफार्म मिलना चाहिए। जैसे मुझे जनजागरण शक्ति संगठन का सेंटर मिला था कि अगर हम घर छोड़े तो सेंटर पे मुझे धमकी मिली पर रहने की जगह मिली थी। तो आगे जो भी रिश्ते हैं उनको भी ये सपोर्ट मिलना चाहिए, उसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि हम किसको बोल सकते हैं, कौन मेरी बात को समझे, मजाक नहीं उड़ाए। ये सबसे बड़ी बात होती है जिंदगी के लिए, हर मानव के लिए।
धन्यवाद जयवंती। मैं अभी फिर से ये जो बातचीत हमारी हो रही है, अगर किसी को अपनी बात रखनी है, कोई कुछ सवाल या फिर कोई कमेंट या कोई रिफ्लेक्शन हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें ब्रीफली, बिकॉज मैं एक राउंड अपने स्पीकर से फिर अगर हो सके तो बात करना चाहेंगे। कोई साथी अपनी बात अगर रखना चाहते हैं या कोई सवाल या कुछ हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो प्लीज। ज्योत्सना, मैं ये पूछना चाह रही थी कि तीन तलाक पे कुछ बात हम लोगों ने रखी है क्या? तीन तलाक पे भी मुझे लगता है, क्योंकि जब रिश्तों की आज़ादी की बात हम कर रहे हैं तो तीन तलाक का एक सवाल हमेशा उठता है और कहा जाता है कि ये जो, क्योंकि बीजेपी सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा अपनी खासियत के लिए प्रस्तुत किया है कि हमने इस तरह का ये जो अमेंडमेंट किया है, तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मेरा काम रहा है महिलाओं के साथ में, तो तीन तलाक को लेके काफ़ी खासी परेशानियां जो हैं महिलाओं ने भुगती है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि ये अगर कोई व्यक्ति शादी में नहीं रहना चाहता है तो उसके लिए मुझे लगता है वो ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है जब आप उसको ज़बरदस्ती उसमें रखना चाह रहे हैं। और मैंने देखा है, मुस्लिम बस्तियों में मेरा काम रहा है, तो मैंने देखा है कि इसके कारण तो और ज़्यादा परेशानियां जो हैं उभर के आती हैं। उसके बजाय कुछ दूसरा रास्ता शायद सोचा जाना चाहिए कि अगर बच्चे हैं, तलाक अगर वो आदमी लेना चाहता है तो वो फिर भी बंध के नहीं रहेगा। बंधन वाला रिश्ता बहुत ज़्यादा चल ही नहीं सकता है, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जो हमने हमारे संगठन में करने की कोशिश की, कि अगर दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो बच्चों की जो एलिमनी है और उस तरफ ज़्यादा कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके तो इसमें काफ़ी शेड्स हैं, तो इसलिए मैं ये बात रखना चाह रही थी। शुक्रिया पांखरी। आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम प्यार की बात करते हैं और रिश्तों की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वो इतना जरूरी है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समुदाय हो, समाज हो। और जो ये नागरिकता का जो सवाल है आज हमारे सामने जो खड़ा हो गया आकर, वहां पर भी मुझे लगता है कि इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि जो आपने बात कही वो भी कि पहली बात तो अपनी मर्जी से रिश्ते बनाना, अपनी मर्जी से प्यार करने की आजादी, और जो आपने कहा कि अगर हम उसमें खुश नहीं हैं तो उसको छोड़ने की भी आजादी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो एक प्रेशर खासतौर से फैमिली की तरफ से आ जाता है कि बहुत बार क्या होता है कि फिर हम बहुत ही परेशानी वाले रिश्तों में भी जिंदगी भर रहते हैं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है आपने चुना था तो अब आपको इसमें रहना पड़ेगा। और जब हम एक पॉलिटिक्स, लव पॉलिटिक्स की बात, प्यार की जो राजनीति की जो बात करते हैं, वो यही है कि कैसे हम रिश्तों को अलग तरीके से देखें, क्योंकि वो रिश्ते नया समाज बनाते हैं। और वो एक और इसीलिए मुझे लगता है कि एक पॉलिटिक्स रीइमेजिनेशन की एक जरूरत है, एक रिश्तों को रीइमेजिन करने की जरूरत है, जहां पर शादी जो है वो एक नॉर्म ना रहकर एक ऑप्शन के रूप में अगर हो, कि अगर जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो शादी करें वो उनको वो आजादी हो, लेकिन ये एक नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स अगर हम हटा दें तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग तरह के रिश्तों को जीने की और उनको निभाने की हमें एक और आजादी मिलेगी। मैं और कोई अगर अपनी बात रखना चाहते, हाँ प्लीज गो अहेड। Yeah, this is Abhishek Roy from Kolkata. My Hindi is not very good, so मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो हम queer relations का बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, one thing I find that given our prejudiced society and a lot of other ignorance in our society, the aggression from domestic
like the domestic violence or aggression, whatever you say. So that is in certain ways psychologically understandable from parents, relatives, neighbors and all. But when it comes to administration, because whether it's on the road, whether it's a railway station, airport, a market, or probably, it has already been featured in many films and tele-serials and all, that the kind of violence from the administration, especially say the police or the army, that probably two like a queer people or maybe a queer couple they face is atrocious. And I think that if it doesn't like home is like a different I would say a different civilization. And when it comes to if there is so much of violence from the administration, like we are voting for a government, for other lot of things happening, we need to go to the police. Because I have queer activists and friends who suppose for a queer pride march or probably for any demonstration, they have gone to a police station and they have literally got molested. And they, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं. They are, and probably suppose many queer people are effeminate and all what, and it's like they are making fun of them. And the violence is even there were one case in Calcutta where at 10 o'clock we had to rush to the police station, which is at around 15 kilometers from my place and all. And fortunately, there was a queer activist who had some connection with the administration, and the administration was, because with the transgender, like the commission and all, there was one person. So, that person got released or something, and the arrest actually makes no sense. Okay. Yeah. So because the police just suspected that these people were cruising. Actually, these people are not cruising. Like few queer people were just smoking, and in an area which is a bit dark. But they were just chatting and smoking, and just looking at them, the police understood something, and then they were just picked up and they were beaten up, and their cell phones were seized. So these things are very common. And I'm just saying that if it happens in a city like Kolkata or a Delhi, you can imagine what happens in towns and villages. So I think there need to be a program. I know few NGOs who are working on educating the administration, and I seriously cannot blame the 100% of the administration, because there are police who are actually having workshops and all. And I know there are few such NGOs who have worked, but on a very minutest scale. But ये बहुत मतलब ये consciousness is awareness. मेरा लगता है कि जब उन लोगों का training होता है तभी there should be a segment about how they need to behave with the civilians. I think with women, with the helpless. I have seen like police harassing village people. Yeah. They're just because they came to the city to sell something they couldn't sell. They didn't have money to return back, and of course in a local train the ticket collector will catch them and arrest them. So they were just begging for, and the police just caught them and were harassing them, taking things away from them. So I think somehow it's not only a queer issue, but also like it's a very complex where economy is related, society is related. I think we have a very, very bigger scale conscious awareness program. Thank you. Yeah, no, thank you, Abhishek. मुझे आप जस्ट हिंदी में थोड़ा सा समराइज करना चाहती हूँ कि अभिषेक ने काफी सारी चीजों के बारे में यहाँ बात की है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे पुलिस है या फिर और अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, वो किस तरीके से लोगों को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, स्पेशली और ये बात सिर्फ क्वेयर रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा अभिषेक बोल रहे थे कि उनमें भी है, लेकिन और अलग तरह पूरा एक ये बड़ी बात है कि किस तरीके से लोग, स्पेशली कपल्स जो हैं, वो एक हैरेसमेंट उनका होता है, एक अब्यूज होता है कि अगर वो सड़क पे कहीं है या कुछ कर रहे हैं या बैठे हैं या घूम रहे हैं, हमेशा मुझे लगता है एक तो ये तो पब्लिक स्पेस एक्सेस करने की बात है ही कि अगर आप सड़क पर हैं तो क्यों हैं, आप बिना किसी वजह के सड़क पर नहीं हो सकते। और अगर आप एक कपल हैं जो एक इंटर कास्ट कपल है, इंटर रिलीजियस कपल है, या फिर अगर क्वेयर रिलेशनशिप में कोई कपल है, वो सड़क पे किसी भी समय क्या कर रहे हैं, तो ये जो सवाल है ये बार बार हमसे पूछा जाता है, और महिलाओं से भी ये सवाल पूछा जाता है कि आप सड़क पे क्यों हैं,
और मुझे लगता है ये बहुत ही एक अजीब सा भी सवाल है, क्योंकि एक डिमार्केशन बना दिया है कि ये आपका घर है और ये आपका सड़क है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से बर्ताव करना है। मीरा? हाँ, मेरा बस एक छोटा सा सवाल था श्रम और परिश्रम के बारे में, क्योंकि जब हम, और ये बहुत अच्छा लगा तीनों वक्ताओं को सुनकर, तो सवाल ये है कि जब इस प्रकार, मतलब एक तरफ ऐसी रिलेशनशिप्स होती है जो मतलब परिवार या समाज या जाति ये सब तय करती है ना, या आपका जेंडर अलग अलग होना चाहिए एक्सेट्रा, तो उसका उस प्रकार का जब इंस्टीट्यूशनल एक बंधन होता है तो हो सकता है कि उसमें कंसेंट भी हो, बट कई बार कंसेंट नहीं भी हो तो भी हो जाती है, वो सब रिश्तों में बंध जाते हैं। और जब वो होता है कई बार, तो उसमें श्रम का जो बंटवारा है वो समान नहीं होता या फेयर नहीं होता है, एज अगेंस्ट जब कई बार एक सहमति से जब इस प्रकार के आज जो साथी अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं कि जब ऐसे रिश्ते में साथ में आते हैं तो ये देखा जाता है कि कई बार श्रम का जो बंटवारा है तो उसमें एक न्यायपूर्णता भी होती है कई बार। तो अगर कोई साथी इसके बारे में भी कहना चाहेंगे, क्योंकि हम एक जो नया समाज निर्माण की जब बात करते हैं या सोचते हैं, उसका सपना देखते हैं, तो उसमें ये जो श्रम की समानता की भी बात है, ये रिश्ते तो उस दिशा में ले जाती है ना। तो ये रिश्ते समाज को पीछे नहीं, उस श्रम की बराबरी के दृष्टि से भी हमें मतलब ना समाज परिवर्तन की दिशा में आगे ले जाती है। तो क्या कोई साथी उस पर भी कुछ कहना चाहते हैं? और उससे जुड़ा हुआ बस एक प्रोवोकेटिव सवाल ये भी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब ऐसे रिश्ते तय होते हैं तो शायद कई बार ये भी हो सकता है कि शुरुआत में रोमांटिक और ना वो रेडिकल होगा, बट क्या बाद में कुछ 5 साल या 10 साल के बाद भी वो ऐसा ही टिका रहता है, या उसमें फर्क होता है कि उसके अंदर भी पावर का डायनामिक्स प्ले होती है? मीरा, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं यहाँ पर। विहान दीदी या फिर पांखुड़ी, जयमंती, आप में से कोई इन बारे में जवाब देना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है? प्लीज। हाँ, मैं रखना चाहती हूँ, या मुझसे पहले अगर दीदी और विहान रखना चाहें या जयमंती, जो भी। पहले तो मीरा थैंक यू सो मच, तो आपने जो ये उठाया है सवाल, ये मैं चाहती थी कि इसके बारे में बात हो, तो थैंक यू सो मच टू मीरा। देन मैं ये कहना चाहूँगी, इसका जो पहला ही सेंटेंस ये होगा कि एक आदमी को जो है, मतलब मैं सीधे, क्योंकि बीइंग अ फेमिनिस्ट में बहुत उस तरह के शायद ज़्यादा उस तरह से सोचती हूँ, तो एक आदमी को अपनी झूठी प्लेट जो है वो सिंक तक लेके जाने और उस प्रैक्टिस में आने में सालों लग जाते हैं। ये मैंने अपने दोनों परिवारों में देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। और मजे की बात ये है कि जहाँ इस्लाम में तो जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उन्होंने ये प्रैक्टिस के बारे में बात की है और इस प्रैक्टिस को किया है अपनी बेगम के साथ में, आयशा के साथ में और सब जगह। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो मौलाना हैं वो इस तरह की चीजों को ऊपर नहीं आने देते, बुर्के और पर्दे की बात ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो मैंने ये देखा है, और मैं डोमेस्टिक वर्क की बात यहाँ पे करना बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज़रूरी मसला है, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और उसके बजाय मुझे नहीं पता विहान और दीति इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह रखेंगे, बट मैं ये इसको देख रही हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पे काम करने में, मतलब मैं खुद अपने निजी अनुभव में भी देख रही हूँ कि ये कितना मुश्किल होता है। वो क्या मतलब पूरी जिसको बोलते प्रैक्टिसिंग है, जिसके कारण कोई मर्द अगर करना भी चाह रहा है तो उसे इतना ईगो का सामना, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये बात रखना चाह रही थी। थैंक यू पांखुड़ी, शुक्रिया। विहान दीदी, और फिर हम जयमंती के पास जाएंगे। तो एक्चुअली मुझे मीरा को पहले धन्यवाद कहना है ये सवाल पूछने के लिए। और मैं जयमंती ने जो बोला था उसी बात से मैं थोड़ा सा जोड़ के इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो जयमंती जब बोल रहे थे कि जब वो पढ़ाई करने लगे तो उनको बोला गया कि आप जो रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो, जो आपके जात से अलग रिश्ते
है या जो आपके जात में नहीं आते उनके साथ प्यार करके रिश्ता बनाना चाह रहे हो, ये आपके पढ़ाई के कारण हो सकता है। और ये मैं हमेशा ये देखता आ रहा हूँ कि ये हमेशा जो मीन्स ये मेरे साथ भी हुआ है, जो बहुजन समाज से लोग आते हैं और पढ़ते हैं तो वो बोला जाता है, मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के साथ ही होता है, बट ये मेरे साथ भी हुआ था एक टाइम पे। तो मैं उससे मीन्स मुझे भी लगा कि जो जब वो बोल रहे थे कि मेरा और उनका वो एक चीज सिमिलर है। और अम्बेडकर ने तो बहुत सारी चीजें अच्छे कहे हैं जिनके पाथ पे हम चल रहे हैं। पर रिगार्डिंग हम जब वर्क की बात करेंगे, स्पेसिफिकली घर का काम की बात करना है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे चीजें आती है। इसमें कास्ट भी आता है, इसमें रिलीजन भी आता है, इसमें आपका एज भी आता है। और मीन्स आप किसके साथ शादी करते हो वो एक चीज है ही, या आप किसके साथ रिलेशनशिप में रहते हो वो एक चीज है, पर उसका इतने सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। घर का काम करना है तो घर के काम में भी बहुत सारे काम, जैसे साफ सफाई का काम हो गया, खाना बनाने का काम हो गया, या वॉशरूम साफ करने का काम हो गया, ये बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें आती है। और जब किसी घर में मीन्स मैं सिर्फ हमारे रिश्ते की बात नहीं करूंगा, बट किसी घर में कोई सिस मैन भी काम कर रहा है तो भी सिस मैन भी काम कर रहा है तो भी वो कुछ तरह से काम कर रहा है, और कौन से काम इनमें से चूज कर रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। जिस काम को ज्यादा वैल्यूबल वर्क देखा जाएगा या थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्क देखा जाएगा वो ही ज्यादातर किया जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा जो साफ सफाई करने वाला काम है वो औरत को किया जाता है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जब मैं एज की बात कर रहा था और मैं कास्ट की बात कर रहा था, तो वो भी उस काम करने में बहुत सारा फैक्टर प्ले करता है। आप क्या खाना बना रहे हो, किस तरह से खाना बना रहे हो, और जिस कास्ट से वो आता है तो वो क्या ये खाना बनाएगा नहीं बनाएगा वो भी मैटर करता है। और उम्र के हिसाब से पावर डायनामिक्स बहुत प्ले होती है। सपोज कोई इनकम के हिसाब से भी काफी पावर डायनामिक्स प्ले होती है उन हाउसहोल्ड वर्क में। और स्पेशली मैं क्वियर रिश्ते में भी बोलूंगा। और मीरा ने एक सवाल पूछा था कि क्या शहरी रिश्ते और ग्रामीण रिश्ते अलग है क्या, तो उसको ही जोड़ते मैं बात करूंगा कि जब हम काम डिवाइड करने की बात करते हैं तो ज्यादा ऐसा सपोज देखा जाएगा कि प्रोग्रेसिव रिश्ता है या शहरी रिश्ता है, तो भी मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि शहरी रिश्ता और ग्रामीण रिश्ते अलग तो ज्यादा होते नहीं है, बट जो ग्रामीण रिश्तों में ज्यादा सोसाइटी का इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है वो थोड़ा शहर में जाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। जो इंटरफेरेंस रहता तो है बट थोड़ा कम हो जाता है। सॉरी मैंने बहुत सही हाँ, बट ऑल्सो क्वेयर रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारे आई थिंक हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में ये भी होता है कि हमारे पास एक मॉडल है कि ये आदमी का काम है या औरत का काम है। यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल नहीं है, तो हमारे क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट नहीं है, हमारे पास मॉडल नहीं है, तो हमको ये डेली ऑलमोस्ट डेली नेगोशिएट डेली नेविगेट करना पड़ता है। और वही जो विहान ने बोला कि ऐसा नहीं है कि क्वेयर रिलेशनशिप्स में ये पावर डायनामिक्स नहीं होता है, कास्ट क्लास रिलीजन का पावर डायनामिक्स क्वेयर रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्ले करती है। तो ये कांस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन के को मद्दे रखते हुए हमको वो पावर डायनामिक्स को जैसे काम करना भी, मतलब खाना बनाना किसी का ये होता है, और एंड ऑब्वियसली खुद का एक स्किल सेट भी होता है तो वो सब भी मतलब फॉर लाइक विहान हम लोग जब पहले रिलेशनशिप में आ रहे थे, विहान couldn't go into the kitchen क्योंकि वो हमेशा बोला जाता है कि लड़कियों का काम होता है ना। तो वो सब नेविगेट करना भी एक आई थिंक अपने आप में एक जर्नी है। तो जी थैंक यू दीदी और विहान, आप बहुत मैं सारी बातों से अग्री कर रही हूँ। जयमंती, आपको क्या लगता है कि रिश्तों में ये जो श्रम की जो बात है जो मीरा ने रखी थी, ये बहुत जरूरी बात है। क्या आपको लगता है अंतर जातीय रिश्तों में श्रम कहीं पर
आपके रिश्ते में क्या वो बराबर हो गया है, या फिर आपको लगता है कि कुछ काम है जो अभी भी महिलाएं कर रही हैं, आप कर रही हैं, या कुछ जो आपके पति जो है वो कर रहे हैं? हाँ, हो रहा है थोड़ा कि जब हम घर में रह रहे हैं पिछले 1 साल से, तो यहाँ पे मुझे जो थोड़ा बर्तन साफ करना वो हमारी जिम्मेदारी है। बोलते हैं कि हम गांव में हैं और हमसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे सब कोई ये बोलेंगे कि तुम बर्तन साफ करके देती हो अपने वाइफ को, तो वो कभी बर्तन साफ नहीं करते हैं। बाकी काम में तो ज्यादातर वो करते हैं। जी जनवंती, मैं खाना का उतना काम नहीं करती हूँ जितना मैं बाहर से कर पाती हूँ, तो फिर वो खुद भी कर लेते हैं सारे काम। जी शुक्रिया जयवंती। मैं अब ये जो हमारा कार्यक्रम रहा, मुझे लगता है कि हमें काफी नई बातें एटलीस्ट मुझे तो सीखने को मिली, और आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे साथ अपनी जिंदगी और अपने काम के बारे में और प्यार और रिश्तों की आजादी के बारे में हमसे आज जो बातचीत की। और मैं अब ये तन्मय को बुलाना चाहूंगी कि वो आगे इस कार्यक्रम को एक फिनिश के जोन में ले जाएं। एक कविता रखना चाहती हूँ, अगर आप। ओ पांखुरी, हाँ प्लीज, पहले आप अपनी कविता रखिए और उसके बाद तन्मय प्लीज आप। सब्जेक्ट से थोड़ी जुड़ी हुई है, इसको रखना चाहती हूँ। तो एक्चुअली यही बोलना चाह रहे थे कि शायद ये इतना सब कुछ बोल दिया है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ बोलना बचा नहीं है। तो क्या हम पंखुरी की कविता से ही इस सेशन को करें, उस मीठी नोट पर? तो पंखुरी प्लीज, आप ही की कविता से फिर हम आज का सत्र को समाप्त करेंगे। थैंक यू तन्मय, थैंक यू सो मच। तो ये कविता इस तरह से है, कुछ उसको पॉलिटिकल और लव जिहाद को मिलाते हुए मैंने कुछ लिखा है। उन्हें लव जिहाद मालूम होता है, उन्हें लव जिहाद मालूम होता है, और प्रेम कुफ्र के मानिंद, कुफ्र यानी गुनाह, तो प्रेम कुफ्र के मानिंद। अल्फाज़े मोहब्बत से जो वाकिफ नहीं, अल्फाज़े मोहब्बत से जो वाकिफ नहीं, जिनकी नफरतों में डूबी हुई है नींद, जिन्होंने दिखाए फूल और फिजाएं कांटों से भर दी, जिन्होंने दिखाए फूल और फिजाएं कांटों से भर दी, गांधी के सामने तस्वीर गोडसे की रख दी, गांधी के सामने तस्वीर गोडसे की रख दी। उन्हें अब बहुत जरूरत है एक दिलासे की, उन्हें अब बहुत जरूरत है एक दिलासे की। इश्क ही जीतता है हर दौर में, इश्क ही जीतता है हर दौर में, इस खुलासे की। सुनो मेरे रोमानी शायर, सुनो मेरे रोमानी शायर, मेरी बात सुनो। अपने मिजाज में अब तुम थोड़ी सी गुस्ताखी बुनो, अपने मिजाज में अब तुम थोड़ी सी गुस्ताखी बुनो। साफ साफ लिख डालो सारे अधूरे फसाने, साफ साफ लिख डालो सारे अधूरे फसाने। जख्म जितने भी हों नए या पुराने, जहां जहां भी हो नफरतों की सियासत, जहां जहां भी हो नफरतों की सियासत, वहां वहां पर लिखो तुम सियासत मोहब्बत, वहां वहां पे लिखो तुम सियासत मोहब्बत। तेवर बेधड़क और हर हर्फ में लाजवाबी, तेवर बेधड़क और हर हर्फ में लाजवाबी, बातें सारी इश्क में सराबोर, और लहजा इनकलाबी, और लहजा इनकलाबी। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच पंखुरी। बहुत खूबसूरत और जोश भरने वाली और ऊर्जा देने वाली कविता थी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। ज्योत्सना को बहुत बहुत शुक्रिया और इनकलाबी सलाम आज का सत्र का संचालन करने के लिए, और इतने इतने बारीकी से बातों को निकालने के लिए भी। तो उसके लिए फिर से शुक्रिया और इनकलाबी सलाम। एक आज का जो सत्र है, क्योंकि प्यार और इश्क और इनकलाब की बातों से
खत्म कर रहे हैं, तो एक इजाजत चाहेंगे कि एक नारा से हम लोग इस सत्र का समाप्ति करें। यहाँ पे हमारे 2 युवा साथी है जो मदद करेंगे नारा में, और अगर आप लोग भी साथ देंगे नारा में तो बढ़िया रहेगा। तो हम नारा में हम बोलेंगे कि हमारा इश्क भी कमाल है, और आप लोग बोलिएगा संघर्ष का मिसाल है। ठीक है, तो हम अपने साथियों को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ, सुनील इस तरफ आ जाओ। ठीक है, हमारा इश्क भी कमाल है, हमारा इश्क भी कमाल है, हमारा इश्क भी कमाल है। बढ़िया, ओके। इससे हम लोग आज की शाम को रैप अप कर लेते हैं फिर से सबको। थैंक यू सबको। या फेसबुक